दोस्तों ये सच्ची घटना एक ऐसे पति की है जो अपने ही पत्नी के हत्या के जुर्म में जेल काटता है, सजा काटता है। जब वो जमानत में बाहर निकलता है, वही पत्नी जिसकी हत्या के जुर्म में पति जेल गया था, वही पत्नी उसे दिख जाती है सब्जी खरीदते हुए। वो भागा भागा थाने में जाता है, जिस थाने में उसे बुरी तरह से पीटा गया था और डिग्री दिया गया था पत्नी के कत्ल के इल्जाम में। फिर वो एसपी साहब से मिलता है। फिर दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि दोनों थाने जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे और एसपी साहब सबके पसीने आ जाते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत 1 सितंबर 2015 से होती है। 1 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश वृंदावन से एक टूरिस्ट बस जाती है मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए। उसी टूरिस्ट बस में एक आरती नामक लड़की होती है, जिसकी नज़र मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले एक लड़का सोनू से टकरा जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और दोस्तों नंबर का आदान प्रदान होता है और दोनों में बातें शुरू हो जाती है। दोस्तों ये प्यार इतना घनिष्ठ हो जाता है कि एक सप्ताह भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। 1 सितंबर 2015 को प्यार हुआ और 8 सितंबर 2015 को ये शादी कर लेते हैं। 8 सितंबर 2015 को आरती सोनू के घर बहू बन के आ जाती है और घर में आते ही दूसरे ही दिन से घर में बंटवारे की बात करने लगती है, गहने जेवरात की बंटवारे की बात करने लगती है, घर के जमीन जायदाद के हिस्से की बात करने लगती है। दोस्तों सोनू को ये समझ में नहीं आता है कि वो बीबी लाया है घर में कि एक हिस्सेदार को लेके आया है। वो अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरती नहीं मानती है। वो बोलती नहीं, मुझे बहुत सारा गहना चाहिए, ज़मीन में हिस्से चाहिए, घर मेरे नाम कर दो। जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी वो नहीं मानता है तो सोनू काफ़ी परेशान हो जाता है। और दोस्तों एक दिन सोनू अपने काम पर गया हुआ था, यानी 16 सितंबर 2015 के दिन आरती घर से निकल जाती है बिना कुछ भी बताए। सोनू बहुत ढूंढता है, उसे नहीं मिलती है। सोनू का एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था गोपाल। वो अपने एक जिगरी दोस्त गोपाल को बताता है कि दोस्त ऐसी ऐसी कहानी हमारे साथ हो गई है, क्या करें। दोनों मिलकर आरती को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी आरती नहीं मिलती है। ये डर से थाना भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर थाने जाते और थाने में रिपोर्ट लिखाते तो हो सकता था पुलिस इन्हें केस के जुर्म में या कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती या कुछ भी बोल के फंसा सकती थी। दोनों काफ़ी डर जाते हैं और थाना नहीं जाते हैं। तभी दोस्तों 25 सितंबर 2015 को लड़की के पिता वृंदावन थाने में एक रिपोर्ट लिखा देते हैं, मेरी बेटी गुमशुदा है और मुझे शक है कि उसके पति ने इसके साथ कुछ गलत किया हो। दोस्तों रोज ऐसे ही केस पता नहीं थाने में कितने आते हैं कितने जाते हैं, पुलिस वाले इतना केयर नहीं करते हैं कि कहीं गई होगी मिल जाएगी। तभी दोस्तों कुछ दिन के बाद वृंदावन में एक लड़की की लाश पाई जाती है। जैसे ही लाश पाई जाती है, जैसे ही मीडिया उसे दिखाना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि एक वृद्ध आदमी जाकर एक लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। और थाने वाले वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, लाश का पंचनामा करते उसे कैप्चर कर लेते हैं और आरती के पिता को फ़ोन करके बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कहीं ये आपकी बेटी की लाश तो नहीं है, इन्हें पहचानिए। दोस्तों आरती के पिता जैसे ही वो लाश को देखते हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं और बोलते हैं हमारी बेटी की लाश है, और पूरा इल्जाम लगा देते हैं उसके पति के ऊपर कि इसके पति ने इसकी हत्या की है। अब दोस्तों वृंदावन पुलिस तुरंत निकलती है आनंद फानंद में सोनू को गिरफ्तार करने के लिए और पहुंच जाती है मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ के पुलिस थाने में जाकर बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, आपके यहाँ के एक लड़का है जो वहाँ पर कत्ल करके भागा है। अब दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का पुलिस भी वृंदावन की पुलिस लग जाती है और सोनू को गिरफ्तार कर लेती है। जब सोनू से सच उगलवाने की कोशिश करती है तो सोनू बोलता है साहब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूँ अपनी पत्नी को, आपको यकीन ना हो तो आप मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। और अपना दोस्त गोपाल का नाम बताता है। गोपाल भी बोलता है हाँ साहब हम दोनों मिलकर काफ़ी दिन से आरती को तलाश कर रहे हैं। अब दोस्तों पुलिस को गोपाल के ऊपर भी शक हो जाता है और सोनू के साथ साथ गोपाल को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसे ले आती है वृंदावन। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस उससे पूछने लगती है भैया तूने कैसे मारा और क्या किया, क्योंकि लाश तो बरामद हो गई है। लेकिन सोनू और गोपाल ये स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने आरती को मारा है, क्योंकि उन्होंने मारा ही नहीं था। दोस्तों पुलिस 3rd डिग्री देती है, बहुत तरह मारती है, बहुत बुरी तरह से पीटती है, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर पुलिस उन्हें उल्टा लटकाती है, धुएं में मिर्ची लगाती है, बहुत तरह से पनिशमेंट देती है, उनके तलवे में डंडे पीटती है, फिर भी दोनों स्वीकार नहीं करते उन्होंने आरती को मारा है। दोस्तों इस बात से पुलिस चिढ़ जाती है और कटिंग प्लेयर लेकर प्लास लेकर उनके 2-3 नाखून भी उखाड़ देती है। इतना दर्द इतना पनिशमेंट झेलने के बाद भी जब दोनों एक्सेप्ट नहीं करते उन्होंने आरती को मारा है, क्योंकि दोनों ने मारा ही नहीं था। अब पुलिस को अपने आप पर जिद हो जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब दोस्तों एसआई साहब उसे बोलते हैं या तो तुम इसे स्वीकार कर लो तूने आरती को मारा है, नहीं तो तुम जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस को, तुम्हें कहीं साइड में ले जाकर तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। अब दोस्तों सोनू और गोपाल दोनों डर जाते हैं, क्योंकि दोनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुन रखा था
कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, किसी को भी मार देती है और कुछ भी नहीं होता है। दोनों आपस में सलाह करते हैं कि भैया जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, पहले जिंदा रहना जरूरी है। और दोनों स्वीकार कर लेते भैया हमने आरती को मारा है। अब दोस्तों केस सोल्व हो गया था। अब एक गुमशुदगी का रिपोर्ट जो था वो बदल जाता है मर्डर के रिपोर्ट में, यानी कि मर्डर के केस में। और आनन फानन पुलिस चार्जशीट दायर करती है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है मर्डर का। दोनों स्वीकार कर ही लिए थे, उन्हें हो जाती है जेल। अब दोनों जेल में थे। अब दोस्तों सोनू और गोपाल जिस दुकान में जहां काम करते थे मेहंदीपुर बालाजी में, जो उनका मालिक था वो दोनों को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता ना ये दोनों लड़के ऐसा नहीं कर सकते। अब उसका मालिक एक केस लड़ने लगता है कि नहीं दोनों बेकसूर हैं। और दोस्तों केस लड़ते लड़ते 2016 में गोपाल की जमानत हो जाती है और 2017 में सोनू को भी जमानत हो जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। यानी कि 2017 में गोपाल और सोनू दोनों बरी थे, जमानत पे थे, लेकिन जेल से बाहर थे। अब दोनों दोस्त मिलते हैं, दोनों बात करते हैं भाई हमने तो मारा नहीं, क्योंकि आपस में लोग सच ही बोलते हैं, क्योंकि आपस में लोग झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप से लोग कैसे झूठ बोलेगा। फिर सोनू बोलता भाई अगर हमने नहीं मारा फिर वो लड़की गई कहाँ, हमें खुद ही ढूंढना चाहिए। फिर दोनों तो पहले जाते हैं थाना, मेहंदीपुर बालाजी थाना जाते हैं। वहाँ बोलते हैं साहब हम दोनों को जमानत मिली, हम लोग जमानत पे बाहर हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, लड़की जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हमने नहीं मारा है साहब, अभी भी विश्वास कर लीजिए हमने नहीं मारा है। आप ढूंढिए, कोई न कोई क्लू मिलेगा, लड़की मिलेगी। लेकिन पुलिस वाले उन्हें हड़का के भगा देते हैं। अब बोलते हैं हमारे पास इस काम के लिए फालतू टाइम नहीं है। अब दोनों दोस्त बोलते नहीं हमें ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें लंबी सजा हो जाएगी, और सजा से बचना है तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आरती गई कहाँ। अब दोनों दोस्त जहां जहां भी उन्हें कुछ भी सुराग मिलता, कोई भी खबर मिलती, वहां पहुंच जाते। अपने तरीके से खूब जांच फटकार कर रहे थे। इन दोनों जासूस बने हुए थे। दोस्तों बीतते बीतते 5 साल गुजर जाते हैं। आता है 2022 के शुरुआती महीने में ही उन्हें एक दूर का दोस्त बोलता है कि भैया तुम्हारी बीबी जब से भागी, यानी सितंबर 2015 से फलना गांव में एक लड़की इतने दिन से वहां रह रही है और एक लड़के से शादी की हुई है। हमें शक है कि कहीं वो आरती तो नहीं है, आप दोनों जाके देखाओ। बोलते हैं दोस्त डूबते को तिनके का सहारा। अब दोनों दोस्त के अंदर स्फूर्ति एक जान सी आ जाती है। लेकिन दोनों प्लानिंग बनाते हैं अगर मैं वहां गया और सचमुच में आरती हुई तो हमें पहचान लगी, फिर वो गांव छोड़ के भाग जाएगी, फिर इतने बड़े भारत में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। दोस्तों दोनों अपना अपना भेष बदल लेते हैं, बाल नकली लगा लेते हैं, गमछी से मुंह ढक लेते हैं और दोनों भेष बदल के उस गांव में चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों प्राय गांव, नए गांव में कोई बाहरी आदमी घूमेगा तो गांव वाले कुछ न कुछ तो शक होगा ही। तो गांव वाले उसे पूछते भैया तुम लोग कौन हो। अब दोनों क्या जवाब दें। दोनों बोलते हैं भैया हम लोग ऊँट के व्यापारी हैं और ऊँट के खरीदते बेचते हैं, हमें यहाँ ऊँट का सौदा करना है, इसलिए मैं गाँव में घूम रहा हूँ कि कोई ऊँट बेचने वाला मिल जाए तो खरीदेंगे। दोस्तों 7-8 दिन तक ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन उसे आरती की सुराग नहीं मिलती है। अब किसी घर में जाकर जबरदस्ती तो बोल नहीं सकते थे कि भैया तुम अपनी औरत को दिखाओ, तुम अपनी बीबी को दिखाओ, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। फिर दोनों दोस्त प्लानिंग करते हैं कि भैया 8 दिन हो गया, अब क्या किया जाए। गोपाल बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे काम करना चाहिए जो घर की औरतें बाहर निकले। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि हमें सब्जी बेचनी चाहिए। दोस्तों एक बार दोबारा से दोनों भेष बदल लेते हैं, वो बाल उल मुड़ा लेते हैं, मुँह छूछ मुड़ा लेते हैं और बड़ा अजीब तरीके से अपने वेशभूषा बना लेते हैं और निकल जाते हैं सब्जी का ठेला लेकर। और आरती का घर जहां उन्हें एड्रेस दिया गया था उसी के आसपास कई दिन से वो चक्कर काट रहे थे, सब्जी ले लो सब्जी ले लो, क्योंकि सब्जियां लेने के लिए दोस्तों लेडीजें बाहर निकलती है और इन दोनों का मेहनत रंग लाता है और भगवान भी इनका साथ देते हैं। दोस्तों दूसरे दिन ही उसी ठेले पर सोनू के पास आरती आ गई सब्जी लेने के लिए। दोस्तों देखते ही सोनू के अंदर तो जान सी आ जाती है, उसे शरीर में एक करंट का झटका सा लग जाता है और देखता है अरे यही आरती है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अगर भेद खुल गया तो आरती फिर भाग जाएगी और कहाँ भाग जाएगी ढूंढ नहीं पाएंगे। दोस्तों चुपचाप देखता है, अपने दोस्त को इशारा करता है और दोनों वहाँ से चले आते हैं और जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी पुलिस के पास। उसे बोलते हैं साहब जिस लड़की की हम लोग तलाश कर रहे थे वो लड़की मिल गई और फलना गाँव में रह रही है। अब पुलिस वाले दोस्तों इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? जिस टाइम गुमशुदगी की रिपोर्ट मर्डर की रिपोर्ट में पहुंचा था उस टाइम एसपी साहब बहुत खुश होते थे और थाने को 15,000 रुपये का इनाम दिया था। थाने ने एक महत्वपूर्ण केस को चुटकियों में हल कर दिया था। अब थाने वाले इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जानते हैं कि अगर दोबारा एक्शन लेंगे तो हमारी काफ़ी किरकिरी काफ़ी बदनामी होगी। जब ये दोनों थाने पर दबाव बनाने लगते हैं कि साहब वो जिंदा है जिसके कत्ल के जुर्म में हम सजा काटने वाले हैं या काट रहे हैं, आप कोई एक्शन कीजिए। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं जो एक बार कोर्ट में कागजों में मर चुकी है वो जिंदा नहीं हो सकती, अगर तुम्हें कागजों में जिंदा करना पड़ेगा तब तुम्हारा हम कोई एक्शन लेंगे। अब दोनों दोस्त बैठ के सर पीट लेते हैं कि अब उसे कागजों में जिंदा कहाँ से करें। एक दो दोस्त से अपना सलाह मशवरा करते हैं। उनका एक दोस्त था जो कंप्यूटर कोचिंग कराता था, आधार कार्ड बनाता था।
वो बोलता है कि अगर ई मित्र बनकर वहाँ जाया जाए तो उससे कागज निकलवाया जा सकता है। अब दोस्तों तीनों मित्र मिलकर एक प्लानिंग बनाने लगते हैं और वेशभूषा चेंज करते हैं, बढ़िया एकदम सरकारी ऑफिसर की तरह बनते हैं और जाते हैं उस गांव में ई मित्र बन के। और बहुत सारे गांव वाले को बोलते हैं भैया सरकारी योजना के तहत आया है शौचालय बनाने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। जिसके घर में शौचालय नहीं है सरकार उसे पैसा देगी 2 लाख रुपया, अपना नाम एड्रेस पता लिखवाओ, सब हो जाएगा। दोस्तों जो गरीब लोग थे जिसके घर में शौचालय नहीं था वो नाम पता एड्रेस लिखवाने लगते हैं। ऐसे करते करते ये बात पहुंचती है आरती के घर वाले के पास। वो भी इन्हें बुलाने आते हैं। अब बोलते हैं हमारे घर में भी शौचालय नहीं है, आप हमारा भी नाम पता एड्रेस लिख लो, हमें भी कुछ राशि दिलवा दो। अब तीनों उनको देख कर ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं होगा, नाम पता तो लिख लेंगे ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा। जितने भी घर में मर्द थे सब डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं। फिर ये बोलते हैं नहीं, जो भी बालिग लोग हैं चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो उन सबको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। दोस्तों इस क्रम में सारे लेडीज के भी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें आरती के भी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। जैसे ही नाम पड़ता आरती, ये तीनों खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों कागजों में जिंदा करना था, आधार कार्ड तो मिल गया, पैन कार्ड तो मिल गया, अब साइन और अंगूठा का निशान लेना था। तभी एक दोस्त बोलता है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं सब पर अपना साइन कीजिए और अंगूठा का निशान लगाइए और डेट भी लिखिए, फिर आपके 2 लाख रुपया सेंक्शन हो जाएंगे, बहुत जल्द आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों 2 लाख के लालच में उसे घर वाले पड़ जाते हैं और सब लोग अपने अपने आधार कार्ड, अपने अपने पैन कार्ड पर जो भी फोटोस्टेट दिए हुए थे उनके ऊपर साइन करते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं और अंगूठे का निशान भी लगाते हैं। अब तीनों दोस्त वो कागज लेकर खुशी खुशी जाते हैं थानेदार के पास मेहंदीपुर बालाजी में। वहाँ बोलते साहब हमने कागजों में भी आरती को जिंदा कर दिया, अब कोई एक्शन कीजिए नहीं तो हम मीडिया वाले के पास जाएंगे। दोस्तों जैसे ही दुर्गा साहब ये देखते हैं कि आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सिग्नेचर भी है, अंगूठा का निशान भी है, अब सब कुछ है, अब तो ये थाना के ऊपर भाई गाज गिर सकती है अगर मीडिया वाले पास चले गए तो। अब दोस्तों थानेदार फटाफट फोन करता है कहाँ पर, वृंदावन पुलिस को, जो इन्हें लेने आई थी, गिरफ्तार करने आई थी। उन्हें बोलते हैं भाई ऐसी ऐसी काय पलट हो गई है। जिस लड़की के मर्डर के केस में 2 लड़कियों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया था 2015 में और जो सजा काट रहे थे अभी जमानत पे छूटे हुए हैं, इसकी पत्नी तो जिंदा है और मिल गई है। इनके सारे पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। अब दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी की पुलिस, सोनू, इसका दोस्त गोपाल और डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाते हैं वृंदावन पुलिस थाने में। अब वृंदावन पुलिस सबको लेकर कप्तान साहब के पास जाती है, एसपी साहब के पास, जो एसपी साहब ने नगद इनाम दिया था इन लोगों को 15,000। दोस्तों ये देखकर एसपी साहब भी काफी घबरा जाते हैं, उनके पैर तले भी जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। जिसके मर्डर के जुर्म में ये लोग जेल काट रहे हैं वो तो लड़की जिंदा है। दोस्तों एक प्लानिंग बनाई जाती है और फिर सब मिलकर छापा मारते हैं आरती के दरवाजे पे, यानी उसके घर पे, और आरती को पकड़ लिया जाता है। पहले तो दोस्तों उन्होंने बोली कि हम आरती नहीं है, लेकिन पुलिसिया रूप जब दिखाया जाता है तो स्वीकार कर लेती कि हम ही हैं। फिर उसके घर वाले को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसके फादर ने, उसके पिता ने 2015 में शिनाख्त किया था कि लाश को देखकर कि मेरी बेटी है। अब उसको देखते उसके पिता भागने लगते हैं, पुलिस उन्हें दौड़ा के पकड़ती है। उसके फादर बोलते नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। अब एक तरफ उसका भाई, एक तरफ उसकी माँ स्वीकार कर रही थी कि हमारी बेटी आरती है, और वहाँ फादर उसका स्वीकार नहीं करे कि मेरी बेटी आरती नहीं है। दोस्तों कप्तान साहब बोलते ठीक है डीएनए टेस्ट करा देते हैं। जैसे ही डीएनए टेस्ट की बारी आती है वो बुड्ढा घबरा जाता है, वो अपना सैंपल देने के लिए मना कर देता है, बोलता है ठीक है ये हमारी बेटी आरती है। दोस्तों अब सब कुछ साफ हो गया था, अब कोर्ट में ये सब मामला जाना था। तब तक आरती के पिता जो वृद्ध व्यक्ति था वो लापता हो जाता है। जब पुलिस वाले पूछते हैं आरती से कि तूने ऐसा गेम क्यों खेला, तूने 2 शरीफ लोगों को क्यों फंसाया, तो आरती बोलती साहब हमें तो मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इसके घर आई थी, लेकिन उसी बीच मुझे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, और मैं जब इसके साथ 1 सप्ताह रही तो मुझे पता चल गया कि सोनू मेरे लायक फिट नहीं है, एक छोटा सा दुकान में कहीं काम करता है, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकती थी, तो मैंने दूसरे लड़के से शादी कर ली और उसके पास रहने लगी। मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा चल रही है, लेकिन मेरा क्या हुआ, मैं कब मरी, कब जिंदा हुई, कब इनको जेल हुई, ये सब बारे में मुझे कुछ भी मालूम भी नहीं है। अब दोस्तों उसके पिता ने एक्सेप्ट किया था मेरी बेटी गुमशुदा है, और एक लड़की की लाश को देखकर बोला था कि ये मेरी बेटी की लाश है, यानी कि सब साजिश करता उसके पिता थे। लेकिन वो पिता नदारद थे, वो भाग चुके थे। जब तक उसके पिता नहीं पकड़े जाते हैं दोस्तों, तब तक ये पूरा कहानी खुलेगा नहीं। जैसे ही वो पकड़ जाएंगे फिर आपको ये पूरा कहानी हम सुनाएंगे। अब दोस्तों ये देखिए कि पुलिस वाले ने बड़ा ही जल्दी एक्शन करके दोनों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया था, और बड़ा ही 3rd डिग्री देके कुबुलवा भी लिया था कि कबूल लो कि तूने इसका मर्डर किया, नहीं तो तुम्हें एनकाउंटर कर देंगे, और उन्हें सजा भी दिलवा दिया था। लेकिन अब ये देखना है कि पुलिस वाले इतनी जल्दी एक्शन करके इन्हें बाइज्जत बरी भी कराते हैं क्या। अब देखो दोस्तों कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद
किसी को दिल को दुखाना नहीं था, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये था लोगों को जागरूक करना कि ऐसा भी होता है, जिसकी हत्या के जुर्म में पति जेल काट रहा हो, पत्नी जिंदा हो। इसलिए हमें सजग रहना, चौकन्ना रहना है। और उस पुलिस वाले को क्या कहेंगे आप, जो 3rd डिग्री देकर एनकाउंटर के नाम पर जबरदस्ती इनसे एक्सेप्ट करा लेती है कि हमने ही मर्डर किया है। ऐसे पुलिस वाले को आप क्या कहेंगे दोस्तों? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहानी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जैसे ही उसके पिता मिलेंगे, आगे क्या होता है फिर आपको दोस्तों हम बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।